सोचिए, क्या हजारों साल पुराने वैदिक ज्ञान और आज की सबसे एडवांस्ड फिजिक्स में कोई गहरा नाता हो सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत की बात करेंगे जो इन दोनों दुनियाओं को, मतलब क्वांटम और कॉस्मिक को एक साथ जोड़ देता है। तो देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। सबसे पहले हम एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंस को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ऋषियों का ध्यान इसी विज्ञान से जुड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे कि यही प्रिंसिपल हमारे घरों और दफ्तरों पर कैसे काम करता है, और आखिर में अंक ज्योतिष और ज्योतिष कैसे इस पूरी पजल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे विज्ञान में एक बहुत बड़े बदलाव ने इस पूरी कहानी की नींव रखी। तो बात शुरू होती है इस हेडलाइन से। विज्ञान ने ये प्रूव कर दिया कि क्वांटम फिजिक्स के जो अजीब से नियम हैं वो सिर्फ एटम्स पर ही नहीं बल्कि हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ों पर भी लागू होते हैं। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी खोज थी। ये वाकई कमाल की बात है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एक बड़े से एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं। सोचिए, ये फिजिक्स के पुराने सारे नियमों को सीधी चुनौती देता है। मतलब कोई चीज एक ऐसी एनर्जी बैरियर को पार कर सकती है जिसे पार करना टेक्निकली असंभव माना जाता था। अब आता है क्वांटम फिजिक्स का सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, सुपरपोजिशन। इसका मतलब यह है कि जब तक हम किसी चीज को देखते या मेजर नहीं करते, तब तक वो एक ही समय में अपनी सभी संभावनाओं में मौजूद होती है, बिल्कुल प्योर पोटेंशियल की एक लहर की तरह। वो कुछ भी हो सकती है जब तक उसे देखा ना जाए। और हाँ, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी बाहरी दखल, कोई भी एनवायरमेंटल नॉइस जैसे गर्मी या लाइट, वो उस क्वांटम स्टेट को, उस संभावनाओं से भरी अवस्था को तोड़ देता है, और फिर वो चीज़ एक सिंगल ऑर्डिनरी रियलिटी में कोलैप्स हो जाती है। तो पूरा खेल इसी शोर को खत्म करने का है। तो सोचिए, अगर एक लैब में इस शोर को खत्म करना इतना जरूरी है, तो क्या यही सिद्धांत हमारे मन पर भी लागू हो सकता है? आखिर हमारे मन में तो लगातार विचारों का शोर चलता ही रहता है। चलिए इसी को समझते हैं। यहां पर यह कंपैरिजन बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है मॉडर्न लैब जहां साइंटिस्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब कड़ाके के ठंड में थर्मल नॉइज को खत्म करते हैं, और दूसरी तरफ है ऋषि का मन, जो गहरे ध्यान में जाकर दुनिया के थर्मल नॉइज यानी इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शन से खुद को अलग कर लेता है। मतलब दोनों का लक्ष्य एक ही है, एक परफेक्ट जीरो नॉइज एनवायरनमेंट बनाना जहां क्वांटम इफेक्ट्स हो सकें। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। श्री कृष्ण की वो कथा, जब नारद मुनि द्वारका आए, तब श्री कृष्ण अपने 16,000 पत्नियों के साथ हर महल में एक ही समय पर मौजूद थे। ये बिल्कुल सुपरपोजिशन की अवस्था थी, राइट? लेकिन जैसे ही नारद ने किसी एक खास महल में देखने का फैसला किया, उन्होंने उसे मेजर किया, और कृष्ण की पोटेंशियल वेव वहीं पर कोलैप्स हो गई। मतलब कृष्ण सिर्फ उसी महल में प्रकट हुए। नारद के देखने ने ही वास्तविकता को एक रूप दे दिया। ठीक है, तो मन की शक्ति को तो हमने समझ लिया, पर अब बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। देखते हैं कि ये क्वांटम प्रिंसिपल्स हमारे घरों और दफ्तरों, यानी हमारे फिजिकल स्पेस पर कैसे लागू होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक मन एक कोहेरेंट क्वांटम सिस्टम बन सकता है, तो क्या एक पूरी की पूरी बिल्डिंग भी बन सकती है? क्या एक फिजिकल स्पेस को भी क्वांटम स्टेट में लाया जा सकता है? और यहीं पर वास्तु पुरुष मंडल का कॉन्सेप्ट आता है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक मैथमेटिकल मैट्रिक्स है, एक तरह का एनर्जी ब्लूप्रिंट जो किसी भी फिजिकल स्पेस को मैप करता है। इसका काम क्या है? ये उस जगह के एनवायरमेंटल नॉइस को, यानी कियोटिक एनर्जी को, एक हार्मोनाइज्ड कोहेरेंट सिस्टम में बदल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साइंटिस्ट अपनी लैब को आइसोलेट करता है। तो ये वास्तु ग्रिड काम कैसे करता है? देखिए, हर जोन का एक क्वांटम फंक्शन है। जैसे फायर जोन में अगर आप फर्नेस रखते हैं तो ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेगा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर वही फर्नेस आप वाटर जोन में रख दें तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेगा, मतलब एनर्जेटिक फ्रिक्शन होगा। और जो सेंटर है, ब्रह्मस्थान, उसे प्रोटेक्ट करना, मतलब पूरे सिस्टम का नॉइज कम करना। तो ठीक है, हमने फिजिकल स्पेस को तो अलाइन कर लिया, मतलब हमारा हार्डवेयर तैयार है। पर अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, यानी उस स्पेस को चलाने वाली फ्रीक्वेंसी की। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। जो वास्तु से अलाइन किया हुआ फिजिकल स्पेस है वो है हार्डवेयर, एकदम स्टेबल कोहेरेंट स्ट्रक्चर। और जो बिजनेस का नाम है वो है सॉफ्टवेयर, वो सिग्नल जो उस हार्डवेयर पर रन करता है। सोचिए, बिना सही सॉफ्टवेयर के दुनिया का बेस्ट हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं। और ये सॉफ्टवेयर आता है चैल्डियन
न्यूमरोलॉजी से। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर अक्षर की साउंड के आधार पर किसी नाम की कोर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालता है। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेगी, और अगर डिसोनेंट है मतलब तालमेल में नहीं है तो वो सिस्टम में और नॉइज इंजेक्ट कर देगी। लेकिन एक परफेक्ट हार्डवेयर और परफेक्ट सॉफ्टवेयर होने के बाद भी एक फाइनल कंपोनेंट है जिसके बिना कुछ भी काम नहीं करता, और वो शायद सबसे जरूरी है, और वो है अल्टीमेट ऑब्जर्वर, यानी उस बिजनेस का मालिक, उसकी चेतना और उसका कार्मिक ब्लूप्रिंट। ये हमें वापस क्वांटम फिजिक्स के उसी कोर प्रिंसिपल पर ले आता है। बिना ऑब्जर्वर के सिस्टम हमेशा पोटेंशियल स्टेट में ही रहता है। उसे रियलिटी में कोलैप्स करने के लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए, और इस ऑब्जर्वर की ब्लूप्रिंट को समझने का टूल है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। यहाँ ज्योतिषीय चार्ट्स को क्वांटम आइगन स्टेट्स की तरह देखा जा रहा है। जैसे D1 चार्ट, ये व्यक्ति की एनर्जी का एक ब्रॉड वेव फंक्शन है। D10 चार्ट करियर और मशीनरी के साथ इंटरैक्शन को दिखाता है, और D60 ये तो कर्म का प्लैंक स्केल है, कॉज़ैलिटी का सबसे सूक्ष्म बीज। तो यहाँ पर ये सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। ये है यूनिफाइड थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन। पहला, एक कोहेरेंट ऑब्जर्वर जिसे एस्ट्रोलॉजी से समझा जाता है। दूसरा, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो न्यूमेरोलॉजी से मिलती है। और तीसरा, एक कोहेरेंट स्पेस जो वास्तु से बनता है। जब ये तीनों एक साथ लॉक हो जाते हैं तब जाकर क्वांटम प्रोबेबिलिटी एक डिजायर्ड फिजिकल रियलिटी में कोलैप्स होती है। यही है मैनिफेस्टेशन। तो अंत में ये एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर रियलिटी वाकई पोटेंशियल का एक फील्ड है, तो इस वक्त राइट नाउ कौन सी रियलिटी को एग्जिस्टेंस में कोलैप्स किया जा रहा है? सोचने वाली बात है।